नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। जैसे कि आप लोगों को पता है उत्तराखंड वन दरोगा का पेपर बहुत नज़दीक है। उसके लिए हमने फिजिक्स में टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसका कल पहला टेस्ट था। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जिसके अंदर, थ्योरी जिसके अंदर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रखे हुए थे। आज हमारा है फिजिक्स का टेस्ट नंबर 2, जिस पर बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर आप इंग्लिश में भी क्लास को कराइएगा, क्योंकि हमें हिंदी में समझने में दिक्कत होती है। तो आपकी जो समस्या थी उसका समाधान कर लिया गया है। यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे गए हैं, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन लिखे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बहुत बेहतरीन है। आप क्लास के साथ जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल मैंने बोला था कि जो भी स्टूडेंट सारे क्वेश्चनों का आंसर एक साथ लिख के देगा कमेंट बॉक्स में, उसका नाम मैं अपनी अगली क्लास में लूंगा। और जो कल एक ही स्टूडेंट थे जिनका नाम है सीमा, उन्होंने सारे आंसर सही दिए हुए थे। ठीक है, और 1 से लेकर 15 तक जो उनके आंसर थे बिल्कुल करेक्ट थे और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर आया था। तो उनका नाम सीमा, मैंने उनसे बोला भी था कि आप प्राइज जीत चुके हैं। और जो भी प्राइज जीतता है या जो भी जिससे मैं बोलता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप प्राइज जीत चुके हैं, तो भैया वो मुझे 74176400 पर जैसे ही SMS करेंगे उसको हम क्या करेंगे, वहां पर से गिफ्ट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये होड़ जो आपके सिलेक्शन की रेस है इसे बनाए रखेंगे। स्टार्ट करूंगा आज की क्लास को। आज टाइमर नहीं लगाऊंगा, कल टाइमर लगाया हुआ था। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़ रखे हैं, एक बार आप क्लास लेके देखिए कि कितना मजा आपको आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन रखे हैं, आपको अपने लेवल का भी पता चल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है अधिकांश पदार्थ किस चुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। बोल रहा है, क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट ऑफ सबस्टांस शो विच ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। भैया प्रतिचुंबकत्व क्या डायमैग्नेटिक होता है? नहीं भैया, इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुचुंबकत्व होगा, पैरामैग्नेटिक। जो मोस्टली सबस्टांस हैं, जो अधिकांश पदार्थ हैं, वो अनुचुंबक को ही दर्शाते हैं। भैया लोह चुंबकत्व क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? वे पदार्थ जो चुंबक के साथ आसानी से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं या बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलूंगा आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे। बोल रहा है द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज। भैया पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस, ये तो सबको पता है, प्लाज्मा, और एक और अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा यही सबसे नवीनतम अवस्था है, जिसे बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडक्ट। ठीक हो गया, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मा। जिसने भी आंसर लगाया है वो गलत है। ठीक है, सूर्य की जो चमक होती है वो प्लाज्मा की वजह से ही होती है। जो सूर्य चमकता है ना, वो प्लाज्मा की वजह से ही चमकता है। ठोस आपको पता है, जिसका आकार व आकृति, ठीक है, सॉरी, जिसका आकार या आकृति लिख दो, कुछ भी बात एक ही है। जिसका आयतन, जिसका वॉल्यूम, आयतन व आकृति दोनों सेम होती हैं। ठीक हो गया, जिसका वॉल्यूम भी और शेप भी इक्वल होता है उसे ठोस कहते हैं। भैया तरल क्या होता है? इसका तो आयतन, वॉल्यूम सेम होता है परंतु आकार सेम नहीं होता है। प्लाज्मा की वजह से ही सूर्य चमकता है और इसका आंसर हो जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। ठीक हो गया, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर वस्तु का वजन लगभग होता है, कितना होता है? बोल रहा है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है? भैया चंद्रमा पर वस्तु के वजन के 4 गुना के बराबर नहीं। हमें पता है यदि मेरा पृथ्वी पर वजन 60 किलो होगा तो मुझे बताइए मेरा वजन चंद्रमा पर कितना होगा? भैया इसका 6 टाइम हो जाता है 1/6। इसका मतलब मैं 10 kg का हो जाऊंगा चंद्रमा पर। तो पृथ्वी पर वजन और चंद्रमा पर वजन 1/6 हो जाता है, ये याद रखना। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है पृथ्वी पर वस्तु का वजन लगभग कितना होगा? चंद्रमा पर वस्तु के वजन का 1/4 गलत बोल दिया है। चंद्रमा पर वस्तु के वजन का 6 गुना, ऑप्शन नंबर सी, 6 टाइम्स एज दैट ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। भैया 6 गुना हो जाता है किसके? मून के, चंद्रमा के 6 गुना हो जाता है पृथ्वी पर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कोणीय संवेग को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, भैया कैसे इसको करते हैं, जड़त्व का माप, किसी निकाय की गति की मात्रा, एक निकाय में बलाघूर्ण, एक निकाय में रेखीय संवेग का गुण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, इनर्शिया मैंने आपको बता दिया था। द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, नहीं भैया। द मोमेंटम फोर्स इन अ बॉडी, नहीं। द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ बॉडी, भैया जो एक निकाय में रेखीय संवेग होगा जिसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं, उसको कौन परिभाषित करता है, कोणीय संवेग परिभाषित करता है। ठीक हो गया। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। न्यूमेरिकल भी लाया हुआ हूं, रुके रहना, देखते रहना कैसे कैसे न्यूमेरिकल आपके लिए बना के लाया हूं। अगला क्वेश्चन, एक निकाय तीन बल F1 F2 F3 की क्रिया के अधीन संतुलन में है, फिर निम्नलिखित में के बीच कौन सा गलत कथन को चुनना है। अ बॉडी इज अ इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्स F1 F2 F3, द चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है भैया, इसमें से गलत शब्द को चुनना है। तो भैया ध्यान से देखना, क्या F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 हो सकता है। इसने बोल दिया ये संतुलन की अवस्था में है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इन तीनों का जो सम होगा वो 0 होगा। बिल्कुल सही बोल दिया है। ध्यान रखना, यदि मैं F1 को लिख दूं, यदि F1 को मैं लिख दूं 6, यदि F2 को मैं लिख दूं 12, यदि F3 को मैं लिख दूं 15, तो जब हम इन कंडीशनों को लगाएंगे F1 माइनस F2, F1 में से F2 माइनस करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, मॉड लगा रखा है तो 6 हो गया भैया। F3 15 हो गया और F1 प्लस F2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो क्वेश्चन वाले ने यही तो लिख रखा है, F3 मतलब ये हो गया F3, तो 15 6 से तो बड़ा है लेकिन 18 से छोटा है। ये बिल्कुल कंडीशन सही है, बराबर भी हो सकता है, दूसरा भी सही है। F1 F2 F3 एक त्रिकोण की तीन भुजाओं द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बोला है। F1 F2 एंड F3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल। भैया एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, इसको ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल इसने सही बात बोल दी गई है, ऐसा हम इसको बना सकते हैं, सही है। लेकिन F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये गलत क्यों है, आंसर तो इसका डी ही होगा, लेकिन ये गलत क्यों भैया, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रखा है, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर यही इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अपने क्वेश्चन गिनते रहना, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको जरूर करना है ताकि मैं बता पाऊं कि भाई किसके कितने नंबर आ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भैया इनको पढ़ना है और ध्यान देना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें बताता है कि भार हानि उस तरल के भार के बराबर है जिसे वस्तु विस्थापित करती है। बिल्कुल सही, आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है कि अपने भार के बराबर पानी को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल टेल्स अस द वेट लॉस इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड टू ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड। बिल्कुल सही बोल दिया भैया, एक तो बिल्कुल सही बोल दिया गया है। ठीक है, नंबर 2 पढ़ लेते हैं। तैरने के लिए पिंड को तरल को विस्थापित करना चाहिए जिसका भार वास्तविक भार के बराबर होता है। इस स्थिति में निकाय को कोई परिणामी नीचे की ओर बल का अनुभव नहीं होता है। भैया बिल्कुल सही बोल रखा है। टू फ्लोट अ बॉडी मस्ट डिस्प्लेस्ड लिक्विड हुज वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट, द बॉडी विल एक्सपेंस टू नेट डाउनफॉल फोर्स इन दिस केस। भैया तैरने के लिए बोला, जब तैरने के लिए पिंड को तरल को विस्थापित करना चाहिए, जो हमारे पास लिक्विड है उसको क्या करना चाहिए, डिस्प्लेस करना चाहिए, जिसका भार, जिसका जो वेट है वो वास्तविक भार के बराबर होता है, जिसका जो वेट है वो रियल वेट के इक्वल होता है। इस स्थिति में निकाय को कोई परिणामी नीचे की ओर बल अनुभव नहीं होगा। बोला इस कंडीशन में नीचे की ओर कोई भी बल नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है भैया। ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, बोथ 1 एंड 2 दो के दो क्या हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे डेडस गति पर यात्रा करने वाला कहा जाता है। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज सेड टू बी ट्रेवलिंग एट स्पीड। भैया क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु है जो ध्वनि की गति से भी तेज गति से ट्रेवल कर रही है, उस गति को क्या कहते हैं, पराश्रव्य कहते हैं क्या, नहीं, पराध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पराध्वनिक कहते हैं। सुपरसोनिक इसे बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया, इसे क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले भी ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी वाले भी।
ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। शायद यही मैंने आज सुबह आपको पढ़ाया हुआ था और यही क्वेश्चन देखो पेपरों में पूछे गए हैं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं और आप टेस्ट सीरीज के अंदर देख भी सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज वही है जो पेपरों के अंदर पूछे गए हैं, कहीं यूपी दरोगा के अंदर कहीं कहीं पूछे गए, तो वहां से क्वेश्चन को निकाल के ला रहा हूं। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि जो मैं सुबह पढ़ा रहा हूं वही शाम को। भाई ये तो इत्तेफाक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही टेस्टों के अंदर आ रहे हैं और पेपर के अंदर भी आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, सुबह ही पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भैया घर की छत पर रखी हुई ईंट एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, बिल्कुल सही। ब्रिक प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही बात बोला है। घड़ी की स्प्रिंग जब लपेटी जाती है, भैया जब घड़ी की जो स्प्रिंग है ना जब लपेटी जाती है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। द स्प्रिंग ऑफ वॉच व्हेन राउंड अप, ठीक हो गया। संपीडित स्प्रिंग, भैया मैंने आपको बताया था कंप्रेस्ड स्प्रिंग, जब हम वस्तु को दबाते हैं कंप्रेस करते हैं उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये मैंने कल के आज की क्लास में बताया हुआ था। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, भैया वाटर स्टोर्ड इन अ हाई रिजर्वियर अंडर वाटर सप्लाई सिस्टम, मैंने आपको बताया था बांध बनाया जाता है, बांध के पीछे पानी रुका हुआ है, ये कुछ हाइट पर है और जिसमें हाइट होती है उस पर स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। भैया ये तो चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी इसके चार के चार राइट आंसर हो जाएंगे। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, भैया न्यूमेरिकल आ चुका है, अब आ गया है न्यूमेरिकल। देखते हैं न्यूमेरिकल वाले ने क्या पूछ रखा है हमसे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित परिपथ में I2 का मान ज्ञात करो। भैया ये I2 का क्या करना है, मान निकालना है। सबसे पहले मुझे बताइए I2 का मान निकालने के लिए भैया 15 ओम है, पहले मुझे टोटल देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना टोटल प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पैरेलल क्रम में है, ये समांतर क्रम में आपको नजर आ रहे होंगे। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। भैया इन सबको जोड़ दो, 1/10 1/15 1/30। ठीक है भैया, एलसीएम 30 आ जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा, 30 से 30 एक बार कटेगा, 3 4 5 और एक 6/30 कट जाएगा, 1/5 यहाँ 1/r। तो भैया जो यहाँ पर आ गया आर कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इस पर हमें निकालना है, क्या निकालना है, मान निकालना है, एम्पियर आई निकालना है। ठीक है, तो भैया ये 1.25 एम्पियर तो इस पर चल रहा है, तो जो आंसर इसका आएगा ना, तो भैया देखो आई इक्वल टू होता है आर ई, जो टोटल निकल रखा है, और किस पर निकालना है हमें, जिस पर निकालना है उसको मैं R2, ये R1 है, ये R2 है, R3, R2 पर निकालना है, और इस पर जो हमारा आई है वो कितना है 1.2, तो इनटू करते हैं। आर ई कितना हो जाएगा, आर ई हमें 5 दिया हुआ है, R2 हमें 15 दिया गया है, इंटू 1.2। भैया इससे कट जाएगा 3 टाइम, 3 से कट जाएगा 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो हमसे पूछ रहा था कि I2 पर कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है और जिस पर निकाला है उसको अपॉन कर दो, और भैया इस पर कितनी एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 1.2, गुणा भाग करके आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे नोट करेंगे। न्यूमेरिकल बोल रहे थे आप लोग और न्यूमेरिकल लिखे गए हैं अच्छे लेवल के। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि समय कम है मेरे दोस्त, मेन गेम है वो समय का है, समय कम है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास समय कम है, तो समय कम होने के कारण हाँ बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। देखो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, क्वेश्चन कहता है किसी उपग्रह का त्रिज्या r की वृत्तीय कक्षा में आवर्तकाल t है, किसी अन्य उपग्रह का त्रिज्या 9r की वृत्तीय कक्षा में आवर्तकाल होगा। द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t। बोल रहा है कि हमारे पास एक क्या है भैया, एक हमारे पास वृत्तीय पथ पे घूम रहा है जिसकी त्रिज्या r है और जिसका टाइम पीरियड कितना है t लग रहा है। क्वेश्चन कहता है किसी अन्य उपग्रह का त्रिज्या 9r है, बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एंड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r, दो दूसरा है उसका जो r है वो कितना है 9r है, तो बोल रहा है उसका आवर्तकाल कितना होगा। भैया मैंने आपको कल बताया था केपलर के 3 नियम होते हैं। केपलर का पहला नियम कहता है कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम कहता है क्षेत्रफल का नियम, तीसरा नियम कहता है आवर्तकाल का नियम। तो वहाँ से फॉर्मूला होता है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। भैया पहले त्रिज्या r थी या t थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब त्रिज्या कितना हो गया 9r हो गया, तो भाई 9r हो गया। अगर त्रिज्या उपग्रह की त्रिज्या 9r वृत्तीय कक्षा में आवर्तकाल होगा, अन्य उपग्रह का त्रिज्या 9r की वृत्तीय कक्षा में आवर्तकाल होगा। भैया स्क्वायर होता है 9
81 और स्क्वायर बन जाएगा तो कितना बन जाएगा, 9 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 9r है। पहले अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, अगर मैं यहाँ से r निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, r निकालना चाहूँ, तो जो r यहाँ से निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें अगर मैं वैल्यू रख दूंगा, ये इसके r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, r की वैल्यू 3r का क्यूब हो जाएगा, 3 3 जा 9, सॉरी 3 का क्यूब तो 27 होता है, 9 तो आंसर है लेकिन 9 आएगा नहीं, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा भाई, 27r क्यूब। और पहले ये क्या था, यहाँ टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर, और पहले टी स्क्वायर आर क्यूब की वैल्यू कितनी थी, टी थी, तो यहाँ पर 27 टाइम हो जाएगा, है ना, 27 टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। वैसे मैंने ये वाले क्वेश्चन से इसको बता दिया है, लेकिन दूसरे फॉर्मूले से भी हो सकता था, और अगर दूसरे फॉर्मूले से मैं करने जाऊँ तो समय ज़्यादा लगेगा। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, पहले ये 9 टाइम दे रखा है, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर होने के साथ 3 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और उसके बाद इसकी त्रिज्या 3 कर दो, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक हो गया। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक पत्थर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वो अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है। एज बराबर 20 मीटर लिखा गया है। वह वेग ज्ञात करो, भैया वी ज्ञात करना है जिससे वह जमीन पर टकराता हो। जी का मान दे रखा है 10। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अ स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड अटेन्स द मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी विच विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, टेक जी इक्वल टू ये। भैया एक ऐसा फॉर्मूला तो कहाँ पर मिलेगा, एक फॉर्मूला कल बताया था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की जगह हमें क्या करना है, निकालना है वैल्यू। एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वस्तु अधिकतम v0 की जमीन पर टकराता है। ठीक है, जब वस्तु जमीन पर टकराएगी, मानो जब वस्तु जमीन पर टकराएगी तो उसका अंतिम वेग 0 होगा, तो v बराबर तो 0 है, u बराबर पूछा हुआ है। ठीक है, 0 का स्क्वायर बराबर u पूछ रखा है प्लस 2, a की जगह 10 लिख लो क्योंकि दे रखा है, g की जगह 10 लिखो, और इंटू s, s यहाँ पर विस्थापन है जो कि 20 है। ठीक है, तो 20 200 200 दूनी 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। तो भैया u स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 400, u बराबर हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। यही क्वेश्चन मैंने कल सेम टू सेम कराया हुआ था। भैया अगर g को माइनस में लोगे, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, g नीचे की ओर लग रहा है, इसको माइनस में ले लो, ये माइनस के इक्वल किधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल कल भी करा रखे थे मैंने, है ना। अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कृष्णिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑफ द ब्लैक बॉडी। भैया ब्लैक बॉडी के लिए कौन सा सही है, अच्छी उत्सर्जक लेकिन बुरी अवशोषक है, गुड इमिटर बट बैड एब्जॉर्बर। भैया अच्छी अवशोषक लेकिन बुरी उत्सर्जक, गुड एब्जॉर्बर बट बैड इमिटर। अगला अच्छी उत्सर्जक तथा अच्छी अवशोषक, गुड इमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर। भैया बिल्कुल सही बोला है, जो बॉडी जितनी अच्छी अवशोषक होगी, जो बॉडी जितनी अच्छी एब्जॉर्बर होगी, वह उतनी ही अच्छी क्या भी होगी, मीटर भी होगी, वह उतनी अच्छी उत्सर्जक भी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां से मिट चुका है, इंग्लिश वालों की उसमें लिख रखा है, इंग्लिश वाले पढ़ लेते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इक्वल टू, एक इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, वेयर x इज द मीटर एंड टी इन सेकेंड। भैया x मीटर में है, टी सेकेंड में है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल्स, इसका मतलब होता है मंदन। ठीक है, इसका मतलब होता है मंदन, जिसे त्वरण के ऋणात्मक दर को मंदन कहते हैं। तो पूछ रहा है ऑफ द पार्टिकल व्हेन इज वेलोसिटी बिकम 0। भैया बोल रहा है जब वेलोसिटी 0 हो तो इसका मंदन ज्ञात करो। भैया सबसे पहले जो हमारा क्या होता है, वेग होता है, वो क्या होता है, dv/dt होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पर dv/dx, dx/dt निकाल लेते हैं। dx/dt डिफ्रेंसिएशन करना है। भैया कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, 12t का डिफ्रेंसिएशन 12 हो जाएगा, टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, इस 3 को आगे ले आना, इस 3 से कम कर देना 2। तो भैया उसने वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी 0 दिया गया है उसने, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर। भैया 3t स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का बन जाएगा, इक्वल टू 12। 3 से 12 4 टाइम कट गया, टी की वैल्यू आ गई भैया प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक है, तो समय यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन हमसे बोलता है मंदन ज्ञात करो। यदि हम इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करें
करेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, d²v/dt²। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी का यदि डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो पुनः इसका करते हैं d²x/dt², ये तो 0 हो जाएगा, 12 का 0 तो इसका हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 6t। भैया -6t की वैल्यू 2 है, 6 2 जा माइनस का 12, भैया माइनस का 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। रिटार्डेशन पूछ रहा है, मंदन पूछ रहा है, और जो एक्सेलरेशन होता है यदि वो माइनस में आता है तो उसे ही मंदन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है भैया। अगर चाहते हो कि सिलेक्शन हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर चाहते हो कि हमें भैया इजी क्वेश्चन करना है और बस हम ये सोच लेते हैं कि भाई वाह हमने तो पढ़ लिया, तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें पढ़नी है अच्छी खासी वाली। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या बताता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, भैया क्या जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, विपरीत बल का नियम लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, त्वरण का नियम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, अगला है गुरुत्वाकर्षण का नियम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भैया दूसरा नियम होता है F = ma। ठीक है, तो यहाँ से F/m कांस्टेंट लेते हैं तो a, तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी मुझे पता चलता है जिसे हम बोलते हैं त्वरण का नियम। क्या बोलते हैं? त्वरण का नियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलूंगा लास्ट क्वेश्चन की ओर, आज की क्लास के शायद लास्ट क्वेश्चन हो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इतना ही है ना। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन उत्तल लेंस अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को सदैव सही होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, भैया कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज करेक्ट। मैंने आपको हमेशा बताया था भैया ये क्या है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस के बारे में हमेशा मैंने बताया था कि अगर तुम यहाँ क्या बनाओगे, इमेज बनाओगे, तो हमेशा इमेज तो ऊपर की ओर बनती है लेकिन हमेशा छोटी बनती है। ऐसे पीछे को लाओ, हमेशा क्या बनती है, छोटी बनती है और सीधा बनता है, उल्टा तो नहीं बनता है। गलत हो गया, उल्टा गलत हो गया। यह सीधा तथा बिंब से बड़ा नहीं भैया, यह सीधा और बिंब से छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इट इज़ अपराइट एंड सिमिलर द सेम ऑब्जेक्ट, भैया बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है उससे छोटी। ठीक है, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। टेस्ट चल रहा है, बेहतरीन टेस्ट है। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई नहीं हमें तो ये टफ लग रहा है, तो भाई आपको टफ नहीं, आपने पढ़ा नहीं अभी तक। अगर आपको ये टफ लग रहा है, पेपर का लेवल यही रहता है, किसी भी पेपर में बैठ जाना यही पेपर का लेवल रहता है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी डाले हुए थे, सब कुछ अभी तो देखते रहो। 15-20 सेट आपको कराऊंगा, तो लगभग आपके 300-400 क्वेश्चन ऐसे ही मैं प्रिपेयर करा दूंगा। और फिजिक्स में गारंटी है 15 से जितने भी आएंगे 18-20 सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। बायोलॉजी के अंदर देखो, बायोलॉजी के अंदर क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन टफ दे रहा है, तो आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हो कि गुरुजी 4-5 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। भाई वो 4-5 क्वेश्चनों को आप स्किप करो ना, आपको 100 में से 100 नहीं लाने हैं। मैंने फिर बोला है, स्ट्रेटजी होती है, आपको 100 में से 100 नहीं लाना है, आपको टारगेट रहना चाहिए 80+ बस। भैया 80+ के लिए क्या करना है भैया, फिजिक्स के अंदर पूरे नंबर आने चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर 1-2 क्वेश्चन छूट भी गए तो चल जाएगा भैया, बायोलॉजी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन भी छूट गए ना तो भी चल जाएगा, मैथ के अंदर 2-3 क्वेश्चन छूट गए तो भी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे में 100% नंबर लाने हैं। सिलेक्शन के लिए हमें रणनीति बनानी पड़ती है। कौन से सब्जेक्ट देखा, पेपर देखा कि बायोलॉजी के पेपर की मैंने कैसे टर्म से दे रहा है वो, तो भाई वहां पर आप चाहे 100% पढ़ के जाओ, बायोलॉजी के अंदर आप छोड़ोगे क्वेश्चन। लेकिन अगर फिजिक्स से 100% पढ़ के जाओगे तो यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन वो घुमाता नहीं है, यहाँ से एक आध हो सकता है न्यूमेरिकल घुमा के दे दे, नहीं तो यहाँ पर 100% नंबर लाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पढ़ने का ये तरीका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। टेस्ट में कितने नंबर आए, फिर से आज वही है, इन 15 क्वेश्चनों के आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसे जोड़ा जाएगा और उसके लिए जो गिफ्ट हमने कल बोला था क्लास में वो गिफ्ट दिया जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को करते रहिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।